नमस्कार विद्यार्थी, स्वागत है आपका परिधि लाइव पर। विद्यार्थियों, अपनी चर्चा कोशिका के पहले जितने भी कोशिकांक थे वहां तक हो गई थी। अब आगे कुछ और लास्ट में कुछ एक दो और टॉपिक बचे हैं जिनकी आज अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे अपना केंद्रक है, केंद्रक के बाद स्पिरोसोम, ऐसे कुछ करके हमारे कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो उनसे संबंधित अपन वार्तालाप आगे करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी आइए अपन चर्चा करते हैं अपने केंद्रक यानी न्यूक्लियस की ओर। आज अपन इस कोशिकांग में देखते हैं विद्यार्थियों, जो केंद्रक है, तो सर केंद्रक के बारे में पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सर ये जो केंद्रक है ये द्वि आवरण युक्त है। कैसा है सर? द्वि आवरण युक्त होता है। कैसा होता है विद्यार्थियों? द्वि आवरण युक्त, यानी दो आवरण होंगे, और दो आवरण होंगे तो सर इसका मतलब एक बाहरी झिल्ली होगा और एक आंतरिक झिल्ली होगी। तो विद्यार्थियों देखो, ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर एक बाहरी आवरण दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये वाला कौन सा है? बाहरी आवरण। और इसके अंदर देखो विद्यार्थियों, ये दिखाई दे रहा है आपको, तो ये वाला कौन सा है? आंतरिक आवरण है। तो बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण होने के कारण ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांक है विद्यार्थियों। जबकि अपन ने शुरुआती दौर में लिखा था कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांक कौन से होंगे, तो एक तो अपन ने देखा था कि सर एक सामने आया जिसका नाम है केंद्रक। क्या नाम है विद्यार्थियों? केंद्रक। और विद्यार्थी याद रखना है कि जो केंद्रक है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, और इस दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के अंदर अंदर कुछ द्रव्य भरा रहेगा। जिस प्रकार से कोशिका के अंदर भरा द्रव्य कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहलाता है, वैसे केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात केंद्रक द्रव्य कहलाता है विद्यार्थियों। यह कौन सा हो जाएगा? केंद्रक द्रव्य। कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? केंद्रक द्रव्य। अब सर केंद्रक द्रव्य के अंदर कुछ विशेष प्रकार की चीजें घूमती रहती है। अब कौन सी चीजें घूमती रहती है? सबसे पहले तो याद रखना विद्यार्थियों, एक गोलाकार संरचना होती है जिसका नाम है केंद्रिक। क्या नाम है विद्यार्थियों? केंद्रिक। ये आपको दिख रही होगी, ये केंद्रिक। ये जो गोलाकार संरचना है ये केंद्रिक कहलाती है विद्यार्थियों। और केंद्रिक जो है, इसके बाहर एक द्रव्य भरा पड़ा है जिसको तो अपन ने केंद्रक द्रव्य बोला। और इस केंद्रक द्रव्य में आपको येलो कलर की कुछ संरचना दिखाई दे रही होगी। ये येलो कलर की संरचना गुणसूत्र तंतु कहलाती है शुरुआती दौर में, जो कि जब कोशिका विभाजन होगा तब ये गुणसूत्र जो है विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये अभी तो वर्तमान में धागे के रूप में पड़े रहते हैं। और जैसे कोशिका विभाजन आती है तो कोशिका विभाजन की अवस्थाओं में ये पास पास आकर एक तरह से पेयर बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। और सर ये अभी वर्तमान में कितने हैं? अगर मैं बात करूं मनुष्य के संदर्भ में, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। लेकिन ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये तंतु अर्थात अभी वर्तमान में धागे के रूप में है। किसके रूप में विद्यार्थियों? धागे के रूप में। तो सर फिर ये मुख्य गुणसूत्र कब बनेंगे? तो कोशिका विभाजन जब होगा विद्यार्थियों, तब अपने को याद रखना है कि ये मुख्य गुणसूत्र के रूप में जाने जाएंगे। अब सर जो केंद्रक है, इस केंद्रक की ये तो संरचना के बारे में अपन पहले पढ़ रहे हैं। तो केंद्रक की संरचना में सर हमने देखा कि केंद्रक के अंदर दोनों आवरण है, एक बाहरी आवरण है, एक आंतरिक आवरण। एक बाहरी आवरण और एक आंतरिक आवरण। इस बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण के बीच में देखो एक अवकाश पाया जा रहा है, दिख रहा है खालिस्तान। उस अवकाश को बोलते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना, परिकेंद्रीय अवकाश। क्या बोलते हैं? परिकेंद्रीय अवकाश। ठीक है विद्यार्थियों। पेरीन्यूक्लियर अवकाश या पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहलाता है इन दोनों आवरणों के बीच का वाला, जो कि मैंने ग्रीन ग्रीन कर करके इसको दर्शाया है। ठीक है। अब सर हमने देखा कि ये जो आवरण बनाया है, इन आवरणों के बीच में देखो छोटे छोटे आपको छिद्र दिखाई दे रहे होंगे, मैंने स्पेस देके रख रखा है। ये जो छिद्र है ये क्या कहलाते हैं? केंद्रक छिद्र। ठीक है, न्यूक्लियस पोर कहलाते हैं। अब ये पोर्स के अंदर अपन देखते हैं कि सर ये केंद्रक जो छिद्र है, यहाँ पे आपने कहीं कहीं लाल लाल डॉट बना रखे हैं। अब ये जो लाल लाल डॉट है ये बताना चाह रहे हैं कि विद्यार्थियों विशेष प्रकार की छिद्रों के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती है। केंद्रक के अंदर क्या बोला? केंद्रक जो छिद्र होते हैं, उस केंद्रक छिद्रों के अंदर यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिनको एनुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? एनुलाई। अब बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा कि निम्न में से पहचान कीजिए कौन सा केंद्रक का अंग है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे: एनुलाई, केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र, या मैं कह सकता हूं केंद्रक छिद्र। ये चारों के चारों केंद्रक के अंग केंद्रक के भाग है। अगर इनमें से एक ऑप्शन में गायब कर दिया जाए तो आपको वही चिन्ह लगाना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अपन ने यहां तक की चर्चा कर ली। अब आंतरिक आवरण और बाहरी आवरण के बीच में हमने देख लिया एक अवकाश पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? परिकेंद्रीय अवकाश। कंप्लीट है विद्यार्थियों। तो यहां तक की अपने तो ये संरचना तो कंप्लीट है। ठीक है। अब सर मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि जो गुणसूत्र है ये अभी वर्तमान में 46 यानी 2n है, डिप्लॉयड है। ठीक है, आगे मेरी बात सुनिए। अब सर ये केंद्रक की ये तो हो गई सारी की सारी संरचना। अब संरचना के बाद विद्यार्थियों अपन आगे बात करेंगे। अब वो बात क्या है कि सर सबसे पहले इसकी जानकारी तो देखें। तो सबसे पहले इसको ध्यान रखना, देखने वाले कौन थे? जंतु कोशिका के अंदर ल्यूवेनहो। कौन थे? ल्यूवेनहो। सेकंड सर इसने देखा ही था, बिल्कुल इसने देखा था, लेकिन ये इसके बारे में संतुष्टिजनक यह परिचय नहीं दे पाया कि सर ये है क्या, क्या नहीं है, क्या इसके बारे में जानकारी है। तो इसलिए केवल इसको देखने के लिए ही इसको उपयोग में लिया जा सकता है इस वैज्ञानिक को। लेकिन सर बात आती है इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज करने वाले विद्यार्थी ध्यान रखना, एक ऑर्किड करके एक पादप का नाम है। क्या नाम है? ऑर्किड करके एक पादप का नाम है। उस पादप के अंदर सबसे पहले खोज करी इसकी किसने?
आर्किड नामक एक पादप है, उस पादप के अंदर इसकी सर्वप्रथम विद्यार्थियों क्या हुई थी, खोज हुई थी। चलो, अब आर्किड नामक इस पादप के अंदर इसकी क्या हुई थी विद्यार्थियों, खोज हुई थी। एक सेकंड, है ना। आर्किड नामक क्या नाम है, पादप के अंदर इसकी खोज हुई थी। अब खोज करने वाला कौन था, और आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा सर, एक ब्राउन ब्राउन करके नाम है। क्या नाम है सर, ब्राउन करके। तो आर्किड के पादप के अंदर खोज करने वाला था रॉबर्ट ब्राउन। कौन था, रॉबर्ट ब्राउन। इस रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करी थी विद्यार्थियों, केंद्रक की खोज करी थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। आगे मेरी बात सुनिए, एक गाना भी चल रहा है ना, ब्राउन मुंडे, तो इससे याद रख लेना, रॉबर्ट ब्राउन कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड के पौधों की जड़ों के अंदर इसकी खोज करी थी। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसकी विशेषता क्या। विशेषता एक तरह से काम के रूप में भी जानी जा सकती है कि सर हमारे को पता है इसका कार्य के रूप में देखो, ये विशेषता के रूप में देखो, एक ही बात है। सर सबसे पहले कोशिका को, पूरी कोशिका को, आपको पता है इसके बाहर एक कोशिका है यूं, ठीक है, कोशिका है, और ये पूरे कोशिका को कंडक्ट करता है, अर्थात संचालित करने वाली इकाई कौन सी है पूरी कोशिका की, केंद्रक है। कौन है विद्यार्थियों, केंद्रक। और दूसरे मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर मैं बात करूं कि ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, क्या बोला मैंने, कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। लेकिन बशर्ते यहाँ यह ध्यान रखना, अगर पादप कोशिका के संदर्भ में बात कर रहा हूं तो विद्यार्थियों आपको पता है वहां पर केंद्रक से भी बड़ी एक और अंग होता है उसका, उसका नाम है विद्यार्थियों केंद्रिक। क्या नाम है, केंद्रिक। अब जो वो केंद्रिक है वो तो बड़ी होती है किसके अंदर, पादप कोशिका में। लेकिन मैं अगर बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों यहाँ पे कौन है, जंतु कोशिका। किसकी बात कर रहा हूँ, जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में तो केंद्रिक होती नहीं है, यह होती है तो नगण्य होती है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा कोशिकांग है जंतु कोशिका के संदर्भ में, आपको खुद को समझ जाना है। कोशिका का संचालक करता, सर संचालक मतलब चलाने वाला है, बिल्कुल सारी की सारी उपापचय क्रियाओं को ये संचालित करता है। दूसरा पूर्ण स्वायत्त अंग, क्या बोला, पूर्ण स्वायत्त अंग। याद करो विद्यार्थियों, मैंने पहले भी बताया था अर्ध स्वायत्त अंग के नाम से अपन ने बात करी थी। एक का नाम माइटोकॉन्ड्रिया, एक का नाम हरित लवक। अपन ने वहां पे अर्ध स्वायत्त अंग के रूप में देखा था, लेकिन यह पूर्ण स्वायत्त अंग है। ठीक है, अब विद्यार्थियों मैं बात कर रहा हूं कि जो केंद्रक है वो पहले तो बात है सभी जीवों में पाया जाता है। क्या बोला मैंने, सभी कोशिकाओं में, सभी जीवों की कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि अपने जो ब्लड है उस ब्लड का जो सर्कुलेशन करने के लिए 3 प्रकार की कोशिकाएं काम में आती है। ठीक है, एक का नाम है आरबीसी, एक का नाम है डब्ल्यूबीसी और एक का नाम है प्लेटलेट्स यानी बीमार। अब जो सर हमने देखा हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर तो हमने देखा कि सर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, केंद्रक होता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है उसके स्थान पर अपने को पता है कि वहां पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आगे मेरी बात सुन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसके अंदर विद्यार्थियों, आरबीसी के अंदर, अर्थात आरबीसी के अंदर ये अनुपस्थित होता है, आरबीसी के अंदर ये अनुपस्थित होता है। तो सर मैं ये कह सकता हूं कि मनुष्य की आरबीसी जो है इसका अपवाद है। ठीक है, लेकिन ये एक और चीज याद रखनी है, मैं हटके बता रहा हूं आपको। एक ऊंट आपने करके नाम सुना होगा, ऊंट व लांबा, ये 2 जीव है विद्यार्थियों। लांबा, लामा, वो लामा वाला एक जगह वाला नामा नहीं है। ठीक है, ऊंट और लामा, लामा एक बकरी और भेड़ के बीच का ऐसा मध्यवर्ती को जीव होता है, उसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी होती है और दोनों से मिलता जुलता दिखता है, वो भेड़ और बकरी जैसे, है ना। तो लामा और जो ऊंट है उनकी आरबीसी के अंदर ध्यान रखना केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में होता है। क्या बोला मैंने, ऊंट व लामा की आरबीसी जो है उसके अंदर अपने केंद्रक पाया जा सकता है। तो विद्यार्थी ये तो ही केंद्रक के बारे में सामान्य जान। अब कार्य, कार्य के रूप में भी वही बात करेंगे कि सर ये सबसे पहले तो पूरी कोशिका को संचालित करता है, उसको कंडक्ट करता है। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं विद्यार्थियों, क्या हमने पता है कि सर हमारे एक कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक सीपीयू होता है जो पूरे कंप्यूटर को संचालित करता है, बिल्कुल। तो इसलिए कोशिका का कंप्यूटर सीपीयू किसके बोल सकता हूं मैं, केंद्रक को। ठीक है, क्योंकि ये सारे का सारा नियंत्रण करके रखता है, इसलिए इसको क्या बोला, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। ठीक है, ये मैंने बनाया क्योंकि समस्त उपापचय क्रियाओं का क्या करता है, ये नियमन करता है, उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अब सर फिर हम देखते हैं कि सर जो कोशिका विभाजन होता है ना, तो उस कोशिका विभाजन के अंदर सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका कौन सा अंग निभाता है, तो वही ध्यान रखना विद्यार्थियों, केंद्रक निभाता है। ये केंद्रक अगर है तब जाके कोशिका विभाजन एकदम पर्टिकुलर ढंग से हो पा रहा है, अर्थात कोशिका विभाजन पे क्या करता है, ये नियंत्रण करके रखता है। इसके बाद सर एक और कोशिकांग आता है, ये उससे पहले अपन और बात कर लेते हैं कि सर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर हमारे को पता है कि डीएनए भी होता है, और डीएनए के साथ साथ डीएनए क्या होता है आपको आने वाले समय में पता पड़ेगा, जो गुणसूत्र होते हैं ये देखो ऐसे, ये क्रोमोसोम बनाया, इस क्रोमोसोम के अंदर इस प्रकार से कोई संरचना पाई जाती है जिसको डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, डीएनए, ये डीएनए होता है। आ गई, लेकिन बाद में पता पड़ेगा एक केवल ये आवरण आ जाता है जिसके कारण इस डीएनए को ही गुणसूत्र बोल दिया जाता है।
जबकि है पर्टिकुलर वो गुण डीएनए होता है वो, ठीक है। तो ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए के अंदर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन करके कोई प्रोटीन होते हैं। क्या बोला मैंने? हिस्टोन या नॉन हिस्टोन करके कोई प्रोटीन होते हैं, किसमें? डीएनए में। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यूकेरियोटिक जीवों की, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना कौन सा डीएनए के अंदर प्रोटीन मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन। और प्रोकैरियोटिक जीवों की डीएनए के अंदर यानी आरएनए वहां देख सकते हैं, तो वहां कौन सा प्रोटीन देखने को मिलेगा? नॉन हिस्टोन। आगे मेरी बात समझ सर। उसके बाद हम ये बात कर सकते हैं कि ये तो हो गई गुणसूत्रों की बात। एक कोशिकांग और है जो इंपॉर्टेंट है, जिसके नाम क्या है? केंद्रिक। विद्यार्थी याद रखना, जो केंद्रिक है, इस केंद्रिक की खोज किसने करी थी? एफ फोंटाना ने। किसने करी थी? एफ फोंटाना। किसने करी थी विद्यार्थियों? एम फोंटाना ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी। ठीक है विद्यार्थियों, एम फोंटाना ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी। और अगर देखा जाए सर, नामकरण, इसका नामकरण बोमेन ने करा था। किसने करा था? बोमेन। बोमेन ने इनका क्या करा था? नामकरण करा था। आगे मेरी बात समझ में विद्यार्थियों, बोमेन ने इनका क्या करा था? नामकरण करा था। और सर इसकी खोजकर्ता कौन है? एफ फोंटाना। सर इसका एक कार्य भी बता देता हूं मैं आपको। मैं इसका एक कार्य बता रहा हूं विद्यार्थियों, आपको याद रखना है। इसका एक कार्य आपको याद रखना है। इसका एक कार्य यही हो सकता है कि सर ये आरएनए की निर्माण करता है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो आरएनए है उसका निर्माण कौन कराता है? अपनी केंद्रिक करवाती है, जो कि आगे जाके अपने को प्रोटीन की फैक्ट्री में रूप में प्रोटीन संश्लेषण के रूप में काम में आएगा। कौन सा वाला? आरएनए। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट खींचिए। चलो ठीक है विद्यार्थियों। हाँ, और थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो गुणसूत्र, इसकी खोज किसने करी? गुणसूत्रों की खोज कहाँ है? गुणसूत्र, ठीक है, इनकी खोज किसने करी? स्ट्रासबर्गर ने। किसने करी? स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर, स्ट्रासबर्गर ने इसकी क्या करी? खोज करी। किसकी? गुणसूत्रों की। गुणसूत्रों की खोज किसने करी विद्यार्थियों? याद रखना है, स्ट्रासबर्गर ने। किसने करी? स्ट्रासबर्गर ने। और अगर नामकरण लिखना चाहो तो नामकरण भी लिख सकते हो। इसका नामकरण किसने करा था? वॉल्डेयर। किसने करा था? वॉल्डेयर। किसने करा था विद्यार्थियों? वॉल्डेयर ने इसका क्या करा था? नामकरण करा था। ठीक है, इसको उतार लीजिए। जी विद्यार्थियों, अब अपन बात कर रहे हैं कुछ अन्य कोशिकांगों की। अन्य कोशिकांगों में जैसे कुछ और कोशिकांग, जैसे मैं बात कर रहा हूँ पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोऑक्सिसोम और सूक्ष्म नलिका। ये विद्यार्थियों एनसीईआरटी में इनका नामों का तो उच्चारण है, लेकिन इनके बारे में थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन बोल के अपने को इतना सा जानकारी दे रखी है। लेकिन मैं एक एक लाइन थोड़ी सी और इंक्लूड करके आपको इनके सारे पर्टिकुलर कार्य और थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले विद्यार्थियों मैं बता रहा हूँ आपको पेरोक्सिसोम। क्या बता रहा हूँ? पेरोक्सिसोम। इसकी जो खोज विद्यार्थियों डी ड्यूम ने की थी। किसने करी थी? डी ड्यूम ने। अब ये करता क्या है, इसके बारे में सुनना। पादपों में एक श्वसन होता है, प्रकाश से श्वसन यानी लाइट रेस्पिरेशन। उसके अंदर हमने देखा फोटोसिंथेटिकल रेस्पिरेशन में ये क्या करता है विद्यार्थियों, हरित लवक जो अपनी क्या नाम है, पादप कोशिका के अंदर जब प्रकाशीय शोषण होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, वो रेस्पिरेशन जब करता है, तो उसके अंदर जो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका रहती है ना, वो अपन आने वाले समय में ईटी से चक्कर और वहां पे देखेंगे। तो वो जो भूमिका रहती है उसकी जैसे की जैसी, अगर वो जो भूमिका है वो कभी कभी कौन अदा करता है? पेरोक्सिसोम। अगर इनकी काम करने की क्षमता अगर घट जाती है या ये कोई काम करना बंद कर देता है कोशिकांग, तो इनकी जगह कौन कार्य करता है? पेरोक्सिसोम। कौन कार्य करता है विद्यार्थियों? पेरोक्सिसोम। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसमें उपस्थित एंजाइम। अभी इसमें उपस्थित एंजाइम, वो एंजाइम क्या करते हैं विद्यार्थियों? उपापचय क्रिया उसे क्या करते हैं? उत्पन्न। मैंने क्या बोला? उपापचय। पादपों के अंदर बोल सकते हैं या अपने अंदर बोल सकते हो। देखिए, अब पादपों के अंदर ये क्या करते हैं कि विद्यार्थियों उपापचय क्रियाओं से एक गैस उत्पन्न होती है जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसके जो एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर, किसके अंदर विद्यार्थियों? मैं बात कर रहा हूँ पेरोक्सिसोम में। किसकी बात कर रहा हूँ? पेरोक्सिसोम में। अब इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं विद्यार्थियों, वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देते हैं। और उस एंजाइम का नाम भी मैं बता देता हूं विद्यार्थियों, केटेलेज। क्या नाम है? केटेलेज एंजाइम। ये कैटेलेज एंजाइम ध्यान रखना विद्यार्थियों, H2O2 को तोड़ देता है। किसमें विद्यार्थियों? H2 प्लस ऑक्सीजन में, दोनों में तोड़ देता है। आगे मेरी बात समझ, तो तोड़ने का काम कौन करता है? पेरोक्सिसोम। ठीक है, इसके बाद ये कोशिकांग कंप्लीट। अब बचा कौन है? ग्लाइऑक्सिसोम। अब ग्लाइऑक्सिसोम का खोज करना, ध्यान रखना विद्यार्थियों, कौन था? वीवर्स। कौन था? वीवर्स। क्या नाम है? ग्लाइऑक्सिसोम की खोज किसने करी थी? वीवर्स ने करी थी। ठीक है विद्यार्थियों, अब वीवर्स ने तो इसकी खोज कर दी, लेकिन इसका कार्य क्या सर?
अब याद रखना, इसके अंदर जो ग्लाइऑक्सोसोम के अंदर जो एंजाइम उपस्थित होते हैं, वो फैटी एसिड यानी वसी अम्ल का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं और उसको तोड़ देते हैं। और वसी अम्ल को तोड़ने में किसके में परिवर्तित कर देते हैं विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट में। किसमें परिवर्तित कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। वसी अम्लों को किसमें परिवर्तित कर दिया, कार्बोहाइड्रेट में। ये इसका कार्य हो गया इसके एंजाइमों का, ठीक है। तीसरी कौन सी है, सूक्ष्म नलिका है। ये भी कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। अभी कोशिका द्रव्य में तो होती है, लेकिन ये दो भागों में बटी होती है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये दो भागों में बटी है, एक तो अल्फा और एक बीटा। अल्फा और बीटा दोनों मिलकर ध्यान रखना कोशिका द्रव्य का पिंजर बनाती है। पिंजर मतलब उसका पूरा ढांचा बनाती है कोशिका द्रव्य। जी विद्यार्थी, मैं बात कर रहा था सूक्ष्म नलिकाओं की, जो क्या कह रही थी, दो भाग होते हैं इसके, अल्फा और बीटा। दोनों का काम क्या है, कोशिका द्रव्य के पिंजर का निर्माण करना, है ना, साइटोस्केलेटन का निर्माण करना। अब ये जैसे साइटोस्केलेटन होगा, इसी के अंदर अनुरूप क्या बनेगी, कितना इसके अंदर कोशिका द्रव्य बनेगा, ये सारा का सारा निर्माण तय कौन करेगी, सूक्ष्म नलिका। कितना उसमें जल होगा, कितना उसमें पानी होगा, वो सारा सारा, ठीक है विद्यार्थियों। अब बात आती है विद्यार्थियों, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, इन दोनों का विद्यार्थियों याद रखना है, इन दोनों को मिलाकर बनता है क्या, इन दोनों को मिलाकर बनता है सर हमारा जीव द्रव्य। क्या बनता है, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है विद्यार्थियों, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है सर, प्रोटोप्लाज्म बन गया। अब बात क्या आती है सर मैं आपको इसके ऊपर फैक्ट बताता हूँ। अब प्रोटोप्लाज्म जो होता है, ये क्या काम करेगा वो सुनिएगा। अपन ने कहीं ना कहीं देखा होगा, ये प्रोटोजोप्लाज्म होता है ना, इसको बार बार जल की आवश्यकता होती है। और जल की आवश्यकता क्यों नहीं होगी, क्योंकि केंद्र के अंदर भी जल है और कोशिका द्रव्य के अंदर भी जल है कहीं ना कहीं। और जैसे जल नहीं आया तो सर इसके अंदर स्फीतीकरण हो जाएगा। स्फीतीकरण यानी ये सूखने लग जाएगी और धीरे धीरे इसमें निर्जलीकरण अर्थात जल की हानि हो जाएगी। और जल की हानि होगी तो कहीं ना कहीं सर इनकी जो कोशिका है वो ड्राई होने लगेगी, सूखने लगेगी। इसलिए सारी अधिकतर जो पादपों में पाई जाती है, तो पादपों में कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं विद्यार्थियों, जिनको बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है। तो याद करो, कहीं ना कहीं सब्जी वाले के ठेले पे आपने देखा होगा कि हर आधे से एक घंटे के अंदर वो पानी को छिड़कता रहता है, ठेले वाला छिड़कता है, ताकि उसको लगातार पानी मिल सके। और जो धूप की प्रेजेंसी में उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है, जल की हानि हो रही है, जिसके कारण उसका जीव द्रव्य नहीं सिकुड़े, इसलिए बार बार ठेले वाला, वेंडर वाला बार बार क्या देता है, सब्जी विक्रेता वाला पानी छिड़कता रहता है। जिससे क्या बनी रहे विद्यार्थियों, याद रखे, उसके अंदर पानी की मात्रा लगातार बनी रहे। और पानी की मात्रा कम हुई तो कम होते आपको याद है विद्यार्थियों कि वो सब्जी के अंदर अपने को पता है कि यार ये सब्जी खिली खिली नहीं लग रही। खिली खिली का मतलब क्या हो गया, कि वो सूखी सूखी इसके अंदर पानी की थोड़ी बहुत कमी हो गई कहीं ना कहीं, इसलिए वो फ्रेश लगे। और जो सब्जी विक्रेता है वो हमारे को आकर्षित करने के लिए हैंड टू हैंड पानी मारता है, यूं ऐसी प्यारी और ऐसे अच्छी लगती है कि विद्यार्थियों एक बार का तो मन ही कर जाए कि पूरी की पूरी सब्जी ले जाए घर पे है। तो इसीलिए जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़े नहीं, इसलिए वेंडर उसको बार बार, ये सब्जी विक्रेता जो है वो बार बार उसके ऊपर क्या मारता रहता है, पानी मारता रहता है। ठीक है विद्यार्थियों, उतार लीजिए इसको। विद्यार्थियों, अब अपना कोशिका जो चैप्टर है ये खत्म हुआ लगभग लगभग पूरा। अब बचता है अपना कुछ चैप्टर जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। ये चैप्टर तो आज पूरा खत्म हुआ, और इसके संबंधित कोई अगर डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हो या नीचे कमेंट्स के रूप में छोड़ सकते हो। और अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो विद्यार्थी उसके बारे में आप मुझको पर्सनली बता सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज अपन इसके बाद अब कौन सा चैप्टर चालू करेंगे, हम विद्यार्थियों इसके बाद अपन चैप्टर चालू करेंगे हमारा कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन। और जहां तक मुझे पता है मैंने पूरा प्रयत्न और प्रयास करा है विद्यार्थियों आपको ये पूरा चैप्टर समझाने के लिए। जितनी जानकारी एनसीईआरटी की थी उतनी तो दी, लेकिन उससे 10 से 15% मैंने आपको ऐसी भी जानकारी बताई ताकि कहीं ना कहीं अपन उस जानकारी की कमी के कारण कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाए। ठीक है विद्यार्थियों, बाकी तो पूरी एनसीईआरटी को नेट तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करेगा। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी छोटी मोटी जानकारी रह जाती है जिसके कारण अपने को लगे कि यार कहीं ना कहीं कमी थी, तो वहां विद्यार्थियों अपनी याद आएगी और ये बोला जाएगा कि हाँ सर ने कोई कमी नहीं रखी, जिसके कारण हमारा कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं हुई। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसलिए मैंने इतना सारा आपको बताया, तो देख लीजिए।